Hello all. Today we are going to discuss about a chapter of properties of bulk matter, and the name of the chapter is elasticity. This is a very important topic according to the point of view of the exams which we are going to give after the +1 or +2. So first of all, there is a elastic body. What is the meaning of elastic body? Elastic body is that body which returns to its original shape and size on the removal of a force. जब भी हम किसी बॉडी पे कोई फोर्स लगाते हैं, जैसे ये डायग्राम शो किया गया, ये एक बॉडी है, हमने इस पे एक दोनों तरफ से एक फोर्स अप्लाई की। अप्लाई करने के बाद इसकी जो शेप है वो इंक्रीज़ हो गई जिस तरफ मैंने फोर्सेस लगाई हैं। तो जैसे ही मैं उन फोर्सेस को रिलीज़ करूँगा तो ये अपनी पोजीशन पे क्या करेगी, वापस आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल रबर बैंड जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो ऐसी बॉडीज़ को क्या बोला जाता है, इलास्टिक बॉडीज़। दूसरी बॉडीज़ हमारे पास आती हैं प्लास्टिक बॉडी। प्लास्टिक बॉडी होती है कि जिसमें जो बॉडी है अपनी ओरिजिनल शेप और साइज़ में वापस नहीं आ पाती जब हम उस पर कोई जो फोर्स अप्लाई की हुई है उसे रिमूव कर दें। तो क्या होता है, अगर हम रिमूव नहीं करेंगे तो अगर रिमूव कर भी देंगे तो अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आएगी और ये चीज़ जो है वो टूट जाती है। जैसे हम ज़्यादा फोर्स इस पे लगाएंगे तो ये क्या होगी, चीज़ आपकी टूट जाएगी। जैसे पैराफिन वैक्स होती है, जो पुट्टी हम लोग करते हैं, जो प्लास्टिक होती है, उस पर हम ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो वो क्या होती है, टूट जाती है, लेकिन अपनी पोजीशन को वो रीगेन नहीं कर पाती। इसीलिए इनको कौन सी बॉडीज़ बोला जाता है, प्लास्टिक बॉडीज़। नेक्स्ट है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलास्टिक बॉडी टू रीगेन इट्स शेप। ये इलास्टिक बॉडी की एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये है वो अपनी है बॉडी को दोबारा अपनी शेप और साइज़ में रीगेन कर पाती है। इस चीज़ लिए इसको बोला जाता है इलास्टिसिटी। नेक्स्ट हमारे पास आता है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेस इज़ प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मीन्स स्ट्रेस में क्या आ जाएगा आपका लोड और स्ट्रेन में क्या आ जाएगी आपकी एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मीन्स जो साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन को अगर मैं एक रेशो में लिख दूँ तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के बाद वो किस चीज़ के इक्वल हो जाएगी, एक कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगी। और हुक्स लॉ के अकॉर्डिंगली जो हमारा कांस्टेंट होता है वो आता है हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंगली जो कांस्टेंट आएगा उसे क्या बोलेंगे हम, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलेंगे, राइट। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अब आगे हमारे पास 3 टाइप्स का होता है। एक आता है यंग्स मॉडुलस, एक आता है बल्क मॉडुलस, एक आता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो अब हम हुक्स लॉ में हमें जो जो चीज़ें गिवन है हम उसके बारे में सभी को एक्सप्लेन से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट हमारा हुक लॉ हुआ था स्ट्रेस और स्ट्रेन से, तो हम भी आगे स्ट्रेस से स्टार्ट करेंगे इसको। तो सबसे पहले ये आता है हमारे पास स्ट्रेस। स्ट्रेस के अकॉर्डिंगली क्या चीज़ है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। कि हम जो किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो कितनी है और उस चीज़ का एरिया कितना है। अब हम फोर्स को दो तरह से अप्लाई कर सकते हैं, या तो टेंसाइल में कर सकते हैं या कंप्रेशन में। टेंसाइल में क्या होता है, हमारा साइज़ जो बॉडी का है वो इंक्रीज़ करता है, और कंप्रेशन में है जो साइज़ हमारा क्या करता है, डिक्रीज़ करता है, ओके, एक्चुअल साइज से। यूनिट्स इसके आते हैं हमारे पास, फोर्स के यूनिट्स आएंगे न्यूटन, एरिया के ऐसे यूनिट्स आएंगे मीटर्स। तो कलेक्टिवली इसके स्ट्रेस के यूनिट्स क्या हमारे पास बन जाते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और सीजीएस की फॉर्म में हमारे पास क्या आते हैं, फोर्स के डाइन्स और एरिया के सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सीजीएस यूनिट्स हमारे पास इसके क्या आ गए, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डिमेंशंस इसकी क्या आती है हमारे पास, ml-1t-2। डायमेंशंस आपको लर्न करनी इसकी ज़रूरी है। नेक्स्ट आती हैं हमारे पास स्ट्रेस की टाइप्स। स्ट्रेस हमारे पास दो तरह की है, एक होती है नॉर्मल स्ट्रेस, एक होती है टेंजेंशियल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस जो होती है जो सरफेस के बिल्कुल 90 डिग्री पे हम अप्लाई करते हैं उस चीज़ को बोला जाता है नॉर्मल स्ट्रेस।
वो किसी भी फेस पे या किसी भी साइड पे बॉडी की हो सकती है। टेंजेंशियल जो स्ट्रेस होती है हमारी, ये बॉडी के टेंजेंटली अप्लाई की जाती है। टेंजेंट का मतलब आप लोगों को पता ही है, जैसे ये सर्कल का है, इसका आउटर पार्ट को बॉडी को टच करके जा रही है, लाइन को टच करके जा रही है, तो उस चीज़ को बोला जाता है टेंजेंट। इसी तरीके से जब भी कोई फोर्स हम स्ट्रेस ऐसे अप्लाई करते हैं, उस चीज़ को बोला जाता है टेंजेंशियल स्ट्रेस। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास स्ट्रेन। स्ट्रेन आता है चेंज इन डायमेंशंस ओवर ओरिजिनल डायमेंशंस। चेंज इन डायमेंशंस में जहाँ तो डायमेंशंस इंक्रीज भी हो सकती हैं या डिक्रीज भी हो सकती हैं, लेकिन वो इंक्रीज या डिक्रीज कितनी हुई उस चीज़ को बोला जाएगा चेंज इन डायमेंशंस। ओरिजिनल जो फोर्स अप्लाई करने से पहले बॉडी की डायमेंशंस थी वो हो गई उसकी ओरिजिनल डायमेंशंस। अब इसके जो यूनिट्स हैं वो कोई नहीं होते, क्यों? क्योंकि डायमेंशंस दोनों के यूनिट सेम होंगे। अगर हम डायमेंशंस को मीटर में लेके चलेंगे तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएंगे, अगर सेंटीमीटर में मान के चलेंगे तो दोनों सेंटीमीटर भी कैंसिल हो जाएंगे। इट मीन्स कि हमारे पास स्ट्रेन के कोई भी यूनिट्स नहीं बचते हैं, और अगर इसके कोई यूनिट्स नहीं हैं तो इसकी डायमेंशन भी कोई नहीं होगी। इसलिए ये क्या आती है हमारे पास, डायमेंशनलेस क्वांटिटी आती है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेन की टाइप्स। जो स्ट्रेन है वो हमारे पास 3 तरह का है। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, एक होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और एक आता है शेयर स्ट्रेन। जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है उसमें बॉडी की सिर्फ एक ही डायमेंशन की जो है चेंज होती है, जहाँ तो कोई लेंथ चेंज होगी या ब्रेथ चेंज होगी या हाइट चेंज होगी। वो तो इसीलिए जब किसी भी बॉडी की कोई एक ही डायमेंशन चेंज हो तो उसे हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक आता है जब हमारे पास तीनों डायमेंशन उसकी चेंज हो रही हों, लेंथ भी, ब्रेथ भी और हाइट भी, उस चीज़ को बोला जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन आता है जब बॉडी की पूरी शेप ही चेंज हो जाए, उस चीज़ को बोला जाएगा शेयर स्ट्रेन बोला जाता है। जिसमें हम बॉडी की पूरी शेप को ही चेंज कर देते हैं, उस चीज़ को बोला जाता है शेयर स्ट्रेन। नेक्स्ट इज यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की टाइप है। इसके अकॉर्डिंगली ये सिर्फ अप्लाई होता है सॉलिड्स में। जो यंग्स मॉडुलस है हमारा किस में अप्लाई होता है? सिर्फ सॉलिड्स में अप्लाई होता है। इसका फॉर्मूला हमारे पास दिया गया, नॉर्मल स्ट्रेस ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दी गई है तो इट मीन्स कि इसमें सिर्फ एक ही डायमेंशन चेंज होगी जहाँ भी हम इस पर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, और वो भी नॉर्मल मीन्स जो सरफेस के बिल्कुल 90 डिग्री पे हो, उसी तरह का स्ट्रेस इसमें अप्लाई होगा। और स्ट्रेन जो हम अप्लाई करेंगे वो उसमें भी सिर्फ एक ही डायमेंशन इसकी चेंज होगी। ओके, तो अब नॉर्मल स्ट्रेस का हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा? फोर्स अपॉन एरिया। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या आएगी? चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो हम ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो इस फॉर्मूले में फिल कर देंगे। फिल करने के बाद हमारे पास क्या आ गया? वाई है जो है वो यंग्स मॉडुलस का सिंबल है, दैट इज़ इक्वल टू एफ बाई ए ओवर एल बाई एल, दैट इज़ इक्वल टू एफ एल ओवर ए एल। अब यहाँ से हमने एरिया का फॉर्मूला फिल कर दिया, वो क्या आ गया हमारे पास? पाई आर स्क्वायर। वो पाई आर स्क्वायर कैसे आया? क्योंकि ये यहाँ पर जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे हमने फोर्स अप्लाई की है, तो ये सिर्फ एक सर्कुलर पोर्शन पे ही फोर्स अप्लाई हो रही है, इसीलिए हमारा एरिया यहाँ पर क्या आता है? पाई आर स्क्वायर आता है। ओके, तो यूनिट्स इसके भी हमारे पास क्या आएंगे? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इन एसआई फॉर्म, और अगर हम सीजीएस की बात करें तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट्स हमारे वही रहेंगे उसमें। नेक्स्ट आता है हमारे पास बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस जो है वो हमारा अप्लाई होता है लिक्विड्स में। तो लिक्विड्स में अप्लाई हो रहा है तो इसलिए इसमें जो हमारा स्ट्रेन यूज़ होगा वो आएगा वॉल्यूमेट्रिक, क्योंकि लिक्विड में हमारी तीनों डायमेंशंस एक ही साथ चेंज होती हैं, तो इसीलिए इसमें क्या आएगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा। फ्लूइड्स में हमारी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आती है। तो इसमें नॉर्मल स्ट्रेस का हमारे पास फॉर्मूला क्या आया? एफ बाई ए। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या आ रही है? माइनस डेल्टा वी बाई वी। अब माइनस का साइन इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर इसकी जो है शेप साइज जो है वो डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा साइन आ रहा है? नेगेटिव साइन आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर बल्क मॉडुलस का सिंबल है के।
हमने ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो इस फार्मूले में फिल कर दी। फिल करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, के इज़ इक्वल टू एफ बाई ए ओवर डेल्टा वी बाई वी इन माइनस। सो आफ्टर रीअरेंजिंग के इज़ इक्वल टू माइनस एफ वी ओवर डेल्टा वी ए, और एफ बाई ए किसके इक्वल आता है आपका, प्रेशर के। फोर्स अपॉन एरिया किसके इक्वल होता है, प्रेशर। तो हम यहाँ पर वो भी वैल्यूज यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बल्क मॉडुलस हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम, एंड यूनिट्स आर अगेन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये थर्ड टाइप है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। इसमें आता है टेंजेंशियल स्ट्रेस ओवर शियर स्ट्रेन। टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या थी, जो बॉडी के टेंजेंटली अप्लाई की जाती है, और शियर स्ट्रेन क्या थी, जिसमें बॉडी की शेप चेंज हो जाती है। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है वो इन दोनों की रेशो आती है। अब देखो इसमें जैसे दो डायग्राम्स दिए गए हैं, यहाँ पर हमने बॉडी का एक पोर्शन फिक्स कर दिया, और फिक्स करने के बाद यहाँ से टेंजेंटली इस पर फोर्स अप्लाई करनी शुरू की, जिसकी वजह से इतने थीटा एंगल पे बॉडी ने अपनी शेप को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। और अगर हम इस तरफ फोर्स लगाते तो यहाँ से इतने थीटा एंगल पे इसकी इतनी जो शेप है वो चेंज हो जानी थी। तो यहाँ से फिर हमारे पास मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी किसके इक्वल आ रही है, टेंजेंशियल स्ट्रेस आपकी वही रहेगी, फोर्स अपॉन एरिया। शेयर स्ट्रेन क्या होगी, कितने एंगल पे बॉडी ने अपनी शेप को चेंज किया, यहाँ पर आ जाएगा थीटा। तो नीटा आपका किसके इक्वल आ जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया इनटू थीटा, कि कितने एंगल पे उसने अपने आप को अपनी बॉडी की शेप को चेंज किया टेंजेंशियल स्ट्रेस अप्लाई होने के बाद। ओके, सो दैट इज़ ए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। नेक्स्ट है आपके पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये एक माइल्ड स्टील की कर्व बनाई गई है, जो मटेरियल की जो कर्व है ये है माइल्ड स्टील। अब स्ट्रेस और स्ट्रेन की कर्व जो बनाई है वो सबसे पहले अप्लाई होती है हुक्स लॉ पे। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंगली क्या था कि जितना हम किसी चीज़ पे स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उतना ही उसमें स्ट्रेन जो है वो बॉडी में आती जाएगी। अब यह हम यहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट हुए, यहाँ से हमने स्ट्रेस अप्लाई करना शुरू किया, फोर्स अप्लाई की, बॉडी में चेंज आनी शुरू हुई। ये लिमिट जो पी लिमिट हमने लिखी है, यहाँ तक इसकी होगी प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, मींस कि ओ से लेके पी तक आपकी हुक्स लॉ जो है वो अप्लाई होता है। हुक्स लॉ के बाद ये आती है आपकी इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का मतलब कि यहाँ तक अगर हम फोर्स को अप्लाई करना छोड़ दें तो बॉडी जो है वो वापस अपनी पोजीशन रीगेन कर सकती है। लेकिन इससे आगे जब हम जाएंगे तो इस पॉइंट पे आ जाती है फिर आपकी प्लास्टिक लिमिट। मतलब कि अब हमने यहाँ पर अगर फोर्स अप्लाई करनी छोड़ी तो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आ सकती। हमने यहाँ पर बॉडी की फोर्स लगानी छोड़ने के बाद ये यहाँ पर आई, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ बॉडी में चेंजेस आ चुके हैं। ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है यहाँ पे। फिर आगे और फोर्स अप्लाई करनी शुरू की, तो जैसे आप देखो किसी चीज़ को खींचते हो तो वहाँ पर छोटा सा नेक बनना शुरू हो जाता है। जैसे ये पेन ही देखो, मान लो पहले इस तरीके की थी बॉडी, जैसे हम खींचना शुरू करेंगे तो बॉडी में ऐसे नेक बनना शुरू हो जाता है। वो नेक आपका बनेगा यहाँ तक। यहाँ से नेक के बाद उसमें इतनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगी कि इस पॉइंट पे आके वो नेक टूट जाती है, क्योंकि नेक को तोड़ना थोड़ा सा मेटल्स के केस में मुश्किल होता है, उसमें थोड़ी सी ज़्यादा फोर्स लगती है। इसीलिए ग्राफ आपका यहाँ से क्या गया, थोड़ा ऊपर गया, क्योंकि नेक पे उसके पार्टिकल्स एकदम एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसीलिए उसको तोड़ने के लिए थोड़ी सी और ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। तो जब हम वो थोड़ी सी और ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो उसके बाद साथ ही वो चीज़ क्या वो टूट जाती है। तो सी को हम बोलते हैं यील्ड पॉइंट और बी को बोला जाता है ब्रेकिंग पॉइंट। ओके, लास्ट आपके पास है एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिसिटी। एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिसिटी है कि कहाँ कहाँ पर हम अपनी डेली लाइफ में इलास्टिसिटी को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास इसका आता है ब्रिजेस।
जो हमारे ब्रिजेस बनते हैं उसमें एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिसिटी लगाई जाती हैं, क्योंकि अगर हमारे ब्रिज इलास्टिक नहीं होंगे तो जितनी ज़्यादा गाड़ियों की पास करने से उसमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं तो वो ब्रिज जो है वो बहुत जल्दी टूट जाए। तो उसको टूटने से बचाने के लिए उसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टीज़ बनाते टाइम ही उसमें डाली जाती है। मींस कि उसका मटेरियल इस तरीके का, उसमें डिज़ाइन इस तरीके का हम बनाते हैं कि उसमें इलास्टिसिटी रहे और जो हमारा ब्रिज है वो लॉन्ग लाइफ चले। नेक्स्ट आती हैं क्रेन्स। अब क्रेन्स में हम लोग रोप्स और वायर्स को यूज़ करते हैं। तो जो हम रोप्स और वायर्स यूज़ करते हैं वो भी एक इलास्टिक प्रॉपर्टी को अपने अंदर एक्वायर करके रखती हैं, क्योंकि अगर उन चीज़ों में इलास्टिसिटी ना हो तो जैसे ही वो किसी भारी मटेरियल को उठाएंगी तो उनके जो है वो रोप्स और वायर्स जो है वो टूट जाएंगी, और इसकी वजह से क्रेन्स जो हैं वो किसी भी हैवी सामान को उठा नहीं पाएंगी, तो हमारे लिए किसी यूज़ की नहीं होंगी। इसीलिए हमें उसकी रोप्स और वायर्स क्या बनानी पड़ती हैं, इलास्टिक नेचर की बनानी पड़ती हैं। लास्ट पॉइंट है लीव्स ऑफ व्हीकल्स। ऐसे तरह के वही लीव्स आप लोगों ने गाड़ियों में, बड़ी गाड़ियों में पिछले टायर्स पे देखे होंगे। यहाँ पर व्हील लगा होता है उसके और ये ऊपर लीव्स लगाए, इसको इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में लीव्स बोला जाता है। अब इन लीव्स का काम क्या होता है, ये इस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ये लीव्स का काम क्या होता है कि जैसे हम किसी रफ रोड से किसी व्हीकल को पास करते हैं तो वो जो उसके शॉक्स वहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं वो आगे गाड़ी में ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं होते। ये जो लीव्स होते हैं ये इलास्टिक नेचर के होते हैं और ये ज़्यादा से ज़्यादा जो शॉक्स हैं वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, और अगर ये इलास्टिक नेचर के ना हों तो ये शॉक्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे और वो जो सारे शॉक्स और वाइब्रेशंस हैं वो ऊपर गाड़ी में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जैसे हम लोगों को बैठे वहाँ पर महसूस हो गया बहुत ज़ोर से हमारा जो सर है वो गाड़ी की छत पे लगेगा। तो इस चीज़ें से बचने के लिए सभी गाड़ियों में क्या लगाए जाते हैं, ऐसे लीव्स लगाए जाते हैं, ताकि जब हम भी रफ़ रोड से पास करें तो हमारी बॉडी को कम से कम वाइब्रेशंस वहाँ से महसूस हों। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़ अच्छे से अच्छे इस वीडियो को देखो। अगर कोई पार्ट नहीं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट मी, आई विल मेक स्पेशल वीडियो ऑन दैट पार्ट। थैंक यू सो मच।